गुड मॉर्निंग। और चलिए एक बार फिर से हम लोग क्लास में हाजिर हैं और हम लोग लेंगे 20 क्लास का सेट लेंगे। लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा बहुत इशू है तो वो चलता रहेगा, उसको सही करने की प्रोसेस है। ये काफ़ी खर्चीली प्रोसेस है और कोई फंडिंग करने वाला लोग मिल नहीं रहा जो एकाएक से इतना पैसा लगा दे। और मैंने काफ़ी पैसा जो है वो सेंटर की तरफ लगा दिया जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों लोगों का थोड़ा सा बढ़िया शिक्षा मिले, यानी शहरी शिक्षा मिले। तो हम लोग रिसोर्सेस को और अपडेट करते रहेंगे, लेकिन पहले अपनी क्लासेस पे आते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी साधारण सा प्रश्न है, तो उस प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अच्छे प्रश्नों को भी लेंगे। और देखिए एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है? यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन दे देता तो लोग शायद थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते, लेकिन लोहे पर जंग लगना जो है ना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको लेकर के हर जो आयोग है खूब सारे प्रश्न पूछता है, बोरा भर भर के प्रश्न पूछता है इसी सब संबंधी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब मंत्रिमंडल है उसके जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्वाभाविक तौर पे कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज़ है पॉलिटी में, मैंने सब बात एकदम से डिटेल से बताई हुई है, लेकिन ये बहुत कॉमन है चीज़ है कि लोग जो है ना वो भूल जाते हैं या छोटा छोटा सिली मिस्टेक करते हैं। एग्जामिनेशन दे के जब आप भी कभी निकलिएगा तो आपको महसूस होगा कि कुछ प्रश्न आते हुए आपसे गलत हो गए। तो ये कॉमन प्रक्रिया है, इसको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता इसको। आगे देखिए, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबद्ध है? एंजियोस्पर्म, कल की क्लास याद करिए, कल की क्लास में मैंने एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बताया था। एंजियोस्पर्म के बारे में क्या बताया था और कहाँ कहाँ पर बताया था? कुछ नारियल से संबंधित कुछ बातें याद आई? पुरानी क्लासेस को भी देखते रहिए। मैं वैसे आई बटन में या रिकमेंडेशन में उन वीडियोस को भी डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा। वैसे क्या है कि समय के अभाव के कारण मैं बहुत सारा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे एक सेपरेट प्लेलिस्ट नहीं बना पाया, तो मैं जल्द ही बना दूंगा। देखिए ये जो है ये किस कुल का है? तो ये है ग्रेमिनेसी कुल, ग्रेमिनेसी कुल का है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबंध है? ग्रेमिनेसी कुल, ग्रेमिनेसी कुल से, ग्रेमिनेसी कुल से है ये। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है अमाजू, अमाजू कहा गया है। यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछे हुए हैं कई बार, तो कई ये प्रश्न जो है ना अब यहाँ के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, उसमें भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं थोड़ा हट जाऊँ या ठीक है यहाँ से रहूँ? देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है ग्रीन पीस जो है ना, नाम से ही है, किस पे काम करती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एम्स्टर्डम में है ये, एम्स्टर्डम में ये जो है ग्रीन पीस का जो है मुख्यालय वो स्थित है। आगे का प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एकदम सामान्य सा प्रश्न है, मैंने कई बार बताया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। आगे देखते हैं, सेन वार्न होना चाहिए, ये वांस लिखा हुआ है, वार्न, सेन वार्न। सेन वार्न एक बहुत प्रमुख क्रिकेटर थे, अब तो नहीं रहे, गुजर गए बहुत कम उम्र में ही। सेन वार्न, सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये देखिए, ये वाला पुस्तक किसकी लिखी हुई है? सेन वार्न, सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये खुद सेन वार्न ने ही इसको लिखा है। किसने लिखा है? सेन वार्न ने ही अपनी किताब खुद लिखी है। आत्महत्या वो क्या बोलते हैं,
आत्मकथा जैसी इसको लिखी है, इस वाले को। सेनवा सेंचुरी माई टॉप 100 क्रिकेटर्स किसकी लिखी कर उसकी है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इच्छा है तो। मैं थोड़ा सा ही हट जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। तो चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखें। हम लोग आगे के प्रश्नों को भी लें। भारत से एनवायरमेंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। से एनवायरमेंट से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है। ये नॉर्मल साइज है, उम्मीद है कि सबको दिख रहा होगा। तो हम लोग कहाँ थे? भारत में कृषि, ये भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी, ये बताना है। कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? याद है पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी 1971 में, उससे पहले यही घटना हो रही थी, ठीक है। कृषि की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी, समस्याएं बहुत चरम पे थी, और उसी समय पाकिस्तान के शरणार्थी आने लगे थे। तो इन सब चीज़ों को याद करके, ध्यान रख के भी आप याद कर सकते हैं। 1970-71 में हुई थी भारत में पहली कृषि जनगणना, ठीक है। किस साल हुई थी? 1970-71 में। 1971 में तो पाकिस्तान के साथ जो है फुल फ्लेज्ड वार ही हो गया था, जंग ही हो गई थी और सारी कहानी बदल गई थी। उससे पहले जो था, भारत अनाज की कमी से जूझ रहा था और उसी समय बांग्लादेश से शरणार्थियों के जत्थे लगातार भारत में आने शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा मानवीय संकट एक बार शुरू हो चुका था वहाँ पर। आगे है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? दस्यु का मतलब डाकू भी हो सकता है। तो दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है ऋग्वेद में? देखिए, ऋग्वेद में जो आर्य हैं उन्हीं पर जो है पूरा ध्यान दिया गया है, और अनार्य लोग जो है उनको क्या बोला गया है? दस्यु। अनार्यों को दस्यु बोला गया है। अनार्य, जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य बोलते थे, तो अनार्यों को क्या बोला गया है? दस्यु। अब आर्य और अनार्य का कॉन्सेप्ट है क्या? आर्य और अनार्य के नाम पे बहुत लोग आज भी उलझे हुए हैं, तो बेकार की लड़ाई है, क्योंकि साथ में रहते रहते सब ब्लड जो है इंटरमिक्स हो गए और ऐसे ही मानव जाति आगे बढ़ती है। यानी कि जो हमारे यहाँ जो भी ब्लड हैं, जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको आर्य और अनार्य में बांटना बहुत कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बढ़िया प्रश्न है, किस वर्ष की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल संगठन की स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन, इसकी स्थापना जो है 1979 में की गई, 1979 ईस्वी में की गई। देखिए, डेटा मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, ठीक है, फिर भी क्लास लेने से पहले मैं तो सब एक बार देखता ही हूँ अच्छे तरीके से। तो डेट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो तो गूगल कर लीजिएगा, 1979 ईस्वी में है। अगर कुछ लगेगा कि कोई डेटा ऊपर नीचे हुआ है तो मैं पिंड मैसेज में उसको डाल दूंगा मैं। अब देखिए, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सूटकेस को अगर हिला डुला नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या कार्य होगा उसके द्वारा, आदमी के द्वारा? अगर आदमी काम सूटकेस पकड़ के सिर्फ खड़ा है, सूटकेस पकड़ के वो सिर्फ खड़ा रहे, तो क्या कोई काम होगा? नहीं होगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे? क्या काम होगा? जीरो। क्या काम होगा? जीरो, शून्य, ठीक है। क्या कार्य होगा? शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? राष्ट्रपति चाहता है कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद जो है विचार करे, तो राष्ट्रपति ऐसा चाह सकता है, बिल्कुल चाह सकता है। तो किसको बोलेगा इसके बारे में? मंत्रिपरिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो किसको बोलेगा वो? प्रधानमंत्री को। भाई किसको सूचना किसको देगा? प्रधानमंत्री को। किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा ये, ठीक है। इसकी सूचना किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा, ठीक है। दिख रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, ये बताइए मुझे। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, डबल होता है।
क्या होता है? डबल, डबल यानी कि दुगुना, दुगुना होता है। ठीक है, ये भी एकदम ध्यान रखने वाली है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना होता है। भाई कहाँ है? अंडर मैट्रिकुलेशन जो है ना, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ जो है वो दिखाई दे जाएगी। अभी मैं अंडर मैट्रिकुलेशन वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, तो साइंस वाइंस के जो सब्जेक्ट है ना, वो वहीं से सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वहीं से सारे प्रश्न आते हैं। अगर किसी ने स्कूलिंग अच्छे से कर ली, उसका सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अच्छे अच्छे स्कूलिंग जहाँ जहाँ से कराई जाती है जिन बच्चों की, वही देखेंगे कि आप ज़्यादातर जो है वो आगे निकले हुए हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कौन से प्रश्न पे थे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण कहाँ से संबंधित है बताइए? गोपथ ब्राह्मण याद करिए, ये शब्द कहीं सुना हुआ है क्या? गोपथ ब्राह्मण ये अथर्व वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे है? अथर्व वेद। कितने वेद हैं, सबके कितने उपवेद हैं, ये सब चीज़ भी ना याद रहनी चाहिए। तो हो सकता है कि इसको लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के मैं क्लास को लेकर के आऊँ। मैंने इसके बहुत क्लासेस ली है पहले भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में मैं कर नहीं पाया। लेकिन अब सारा कुछ ऑर्गेनाइज होगा, चलता रहेगा हमेशा रोज़। अगला है कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये बताइए, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? देखिए, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन उसके लिए कब की गई? 1947 में। कब की गई? 1947 ईस्वी में की गई उसके लिए, मानकीकरण के लिए। ठीक है, कब की गई? 1947 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी याद है, इस बार मौना लोआ पूछ दिया था बीपीएससी ने। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी याद करिए। कोटोपैक्सी पर्वत, कोटोपैक्सी जो है ना वो है इक्वाडोर में। फेमस क्यों है? इसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बताइए किस कारण से? कोटोपैक्सी में आखिर क्या चीज़ है? वो है इक्वाडोर में, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी। ठीक, आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन ये सबसे पहले जो शुरू किए वो किए ल्यूवेनहॉक। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किसने शुरू किया? ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ये एकदम आसान सा चीज़ है। ठीक है, किसको कहते हैं? तो देखिए, भूमि के प्रयोग के लिए, भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। भूमि के प्रयोग के लिए, किसके लिए? भूमि के प्रयोग के लिए, भूमि के प्रयोग के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक लगान कहते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? इल्तुतमिश के राज दरबार में किसको संरक्षण मिला था? बताइए किसको मिला था? इल्तुतमिश, मिन्हाज उल सिराज। किसको मिला था? मिन्हाज उल सिराज को, मिन्हाज उल सिराज को मिला था। किसको मिला था? मिन्हाज उल सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अब मानकीकरण के लिए कहाँ स्थित है बताइए? एक मानक, सब चीज़ का एक मानक हो, स्टैंडर्ड हो, उसके लिए कहाँ पर है ये मुख्यालय? कहाँ स्थित है? याद है जेनेवा, जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा याद है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। 20 क्वेश्चंस का ये बेसिक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपको इच्छा करे तो आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी है वो ले सकते हैं। बाकी तो मैंने जो बताया है तो सुन के ज़्यादा ध्यान रखें, इसको सुने ज़्यादा, समझे ज़्यादा, रिपीट करें। तो आज इसी 7वीं जो है ना, 7वीं क्लास के साथ आपके पास 7 दूना 14, 140 प्रश्नों का सेट जो है वो खड़ा हो गया है।
तो डेली इसी तरह और भी प्रश्न आपको मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा, प्रश्नों का बढ़िया संग्रह हो जाएगा। और बहुत सारे अगर आप डिमांड करेंगे किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की, तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अपनी तैयारी करते रहिए। और मेरी इच्छा है कि यहाँ से जितने पेड कोर्सेस की जो बात होती है वो सारा कंटेंट यहाँ पर इस चैनल पे सब लोग को ऐसे ही मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया जो चीज़ आती है, कई लोगों ने व्हाट्सएप किया है कि सर मैथमेटिक्स को लेकर के ध्यान दीजिए। बिल्कुल, मैं मैथमेटिक्स के बढ़िया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए भी बढ़िया चीज़ है वो लेकर के आऊँगा। और आंसर राइटिंग वोटिंग का भी बहुत अच्छा। अभी क्या है कि सब पे मेरा वर्क चल रहा है और नई चीज़ों को लाइटिंग वाइटिंग दिस दैट वगैरह सभी काम हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। हम लोग नहीं, अभी तो मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रूरल एरिया है, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ पर कई सुविधाएं कम है, जैसे कि कैमरे को लेकर के अभी अस्पष्टता नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पष्टता नहीं है। और गाँव को मैंने खुद चुना, अपने श्रद्धा से चुना, क्योंकि जो पढ़ाई जो है, जो शहरों की पढ़ाई है और गांव की जो पढ़ाई है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, खास करके कोरोना के बाद। गांव तो पहले ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद ये अंतर जो है ना बहुत बड़ा हो गया। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं है ही नहीं। इवन बच्चों को सही सलाह देने के लिए भी वहाँ पे लोग नहीं मौजूद हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। और हाँ ठीक है, मेरा साथी है जो रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, और साथी पंकज भी है जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे है अमेरिकन कंपनी में। और मेरे पढ़ाए हुए छात्र भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है, 2000 छात्र अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। और उनका यही कहना था कि आप अपने लाइफ को देखिए, अपने लाइफ को देखिए। तो मेरा कहना है कि मैं जितने बच्चों को हो सकता है पढ़ाऊँगा। सुविधाएं, शहर की जो सुविधा है उसको गांव में लेकर के जाऊंगा। और उसको लेकर के मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से बहुत प्रभावित था, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया। तो मैं एक ही बार उनसे मिला था और बहुत प्रभावित रहा हमेशा ही। तो लोग कुछ भी कहें या कैसे भी कहें, लेकिन मैंने ग्रामीण क्षेत्र को जो है अपना कार्य क्षेत्र चुना, तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पे मतलब इस चीज़ को चुना। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही पुअर हैं, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन सब हमारे सेंटर्स पे आते हैं। और एक बहुत अच्छा जो है ना सामाजिकरण हमें हमारे सेंटर्स पे देखने को मिलता है। और बहुत बार जो छात्र हैं वो छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से कोई नई चीज़ सिखाते हैं, और मैं तो सिखाता ही हूँ, ये अलग इशू है। और साथ में अब ना तकनीकी शिक्षाओं को मैं एकदम गांव में लेके जाऊंगा, जिससे उनकी आजीविका में चार चांद लगे। और वहाँ से बच्चों को बाहर भी भेजूंगा। मैं तो काफ़ी बाहर रहा, बहुत ज़्यादा, वो अलग इशू है। तो ये सब मेरा प्रयास है। तो जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, तो यही मेरा सबसे अच्छा सहयोग है। फिर मिलते हैं और क्लासेस के साथ। जय हिंद। और नए नए प्रयोग हम लोग करते रहेंगे जीवन में।